Good morning, student. This is the second part of the chapter. The chapter name is Money and Credit, class 10, second lecture, chapter name Money and Credit. Last lecture, you learned the concept of money and credit, the terms of credit, formal and informal differences. You already learned the first part of the chapter. Here we start the next part of the chapter. You learn easiest way, understand, and then write now. Okay, so now one by one should be properly explained of the chapter. First point, bank deposit. What is meant by bank deposit? People deposit their money in bank by opening a bank account. बैंक डिपॉजिट का मतलब बहुत आसान है. पीपल डिपॉजिट देयर मनी. जैसे आप बैंक में जाते हो, अपने पैसे कुछ डिपॉजिट करते हो. डिपॉजिट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट नंबर लगता है. उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप अपना जितना चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकते. पीपल बैंक कीप the money saved and provided interest on the deposit amount, the money to deposit. बहुत आसान है. अब बैंक क्या करती है, आपने जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, उस डिपॉजिट किए हुए पैसों पर इंटरेस्ट रेट देती है. The deposited money can be withdrawn from bank as when required on demand. और क्या होता है कि जैसे हमने 1000 मैं बैंक या आपकी बैंक है, मैं आपके बैंक अकाउंट में आया हूँ और आप मेरे पैसे आपने जमा कर दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं अपने एटीएम थ्रू या बैंक के थ्रू जाके पैसे निकालता हूँ. तो आज रिक्वायर ऑन डिमांड, उसके रिक्वायर ऑन डिमांड के अनुसार उन्हें पैसे दिए जाते हैं. Hence, bank deposit are also called up demand deposit. और इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? The deposited money can be withdrawn from bank as when required on demand. As when required on demand. उसकी डिमांड है, उन डिमांड की जरूरत के हिसाब से ही पैसे निकालो. मतलब एक ग्राहक, एक कंज्यूमर बैंक में जाता है, अपने पैसे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है और उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो बैंक को ऑर्डर देता है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है. उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है. वो फॉर्म आप विड्रॉ फॉर्म भर दो और विड्रॉ फॉर्म करने के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं. तो विड्रॉ फॉर्म को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि वो डिमांड है काय की डिपॉजिट की जो आपके अकाउंट में रखे गए. बैंक डिपॉजिट ऑल्सो फैसिलिटेट इजी ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू. अब कौन सी मनी ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हो आप? चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड इंटरनेट बैंकिंग. कितने साधनों के द्वारा आप अपने रखे हुए अमाउंट को निकाल सकते हो? 3 फैसिलिटी बैंक प्रोवाइडेड करती है. एक चेक के द्वारा, दूसरा डिमांड ड्राफ्ट, तीसरा इंटरनेट बैंकिंग. ये तीनों चीजें उसमें इंक्लूड होती है. अब हम देखते हैं चेक की डेफिनेशन. चेक क्या होता है? अ चेक इज डॉक्यूमेंट. चेक क्या है? एक डॉक्यूमेंट है इश्यूड बाय अकाउंट होल्डर टू द बैंक. चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अकाउंट होल्डर उसको इशू करता है. Check is a document issued by account holder to the bank. जो बैंक में अकाउंट होल्डर है वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है इंस्ट्रक्टिंग टू बैंक. अब उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, सूचना करता है कि टू अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द इश्यूअर अकाउंट.
मतलब to specific amount from the issuer account to the personal name to check their issue. So this is the simple definition. अकाउंट होल्डर अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू एक मैसेज बैंक को प्रोवाइड करता है कि आप इस चेक पर जिस पर्सन का नाम लिखा है उस पर्सन को ये चेक दिया जाए, तो उसको हम चेक कहते हैं. चेक की डेफिनेशन, a check is a document issued by account holder to bank instructing bank to pay specific amount from the issuer account for to person whose name in check has been issued. जिस नाम के पर्सन के ऊपर उस चेक के डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम लिखा उस पर्सन को जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो देने के लिए अकाउंट होल्डर बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, सूचना देता है, उस चेक को हम चेक करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने है चेक, ये एचडीएफसी बैंक का चेक है. आपके कितने कॉलम है देखिए. सबसे पहले यहाँ पे दिनांक होता है, आपको डेट भरनी है. उसके बाद जितने अमाउंट पे करने हैं उस पे का अमाउंट लिखना है. सॉरी, ये यहाँ पे नेम आएगा, उसके बाद अमाउंट लिखना है. उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखने, जैसे 1000 रुपये, 1000 रुपये अमाउंट लिखो. और दूसरी चीज यहाँ पे आपका साइन होगा. और ये वाला जो पेज है ये हमेशा ऐसी 2 लाइन खींचना चाहिए. 2 लाइन खींचने का मतलब होता है कि ओनली अकाउंट पे, इसमें फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि कैश अमाउंट नहीं मिलता है तो वो बैंक में अकाउंट जमा हो जाता है. और बैंक अमाउंट क्या, अगर फ्रॉड भी नजर आए तो वो दिए हुए बैंक के जो डिटेल्स है उसको सील भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है. इसलिए चेक अकाउंट कभी भी जब आप चेक किसी को दे रहे हो तो 2 लाइनें जरूर खींचना है, क्योंकि वो अकाउंट होल्डर माना जाता, अकाउंट पे ही माना जाता है. ये अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है. सो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन, द नेम ऑफ द चेक. डेट ट्रैप क्या होता है? It is institutional which a person is caught the vicious circle debt. कर्ज के तले दबा हुआ इंसान, उसके पीछे कर्ज तो एक कर्ज के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से बढ़ता है, उसको डेट ट्रैप कहते हैं. She take loan and meeting her requirement on being unable to pay the bank loan, take a fresh loan, repay all loan to lose him indebted through the in his life. अब कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है. ये सर्कुलर है. आपने 100 रुपीज ब्याज लिया, मतलब 100 रुपीज इनिशियल अमाउंट लिया, और आपने उसको 1 महीने के अंतराल में दिया. और आपको ये बोला गया, इंस्ट्रक्ट किया गया 1 महीने में आप पैसे वापस करोगे तो तब मुझे 150 रुपए आपको देने हैं, 150 रुपीज देने हैं. अब क्या हुआ कि आपके पास उतने पैसे आए नहीं, तो आपने क्या कर दिया, 75 रुपीज उनको दिए. फिर आपके ऊपर कितना बचता है, 75 रुपए. और उसमें फिर नेक्स्ट महीने 75 प्लस 40 वो बनता है 110, 110 रुपए. उस साल आपका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, कुछ इनकम ही नहीं मिला उस महीने में, तो आप इस महीने में नहीं लौटा पाए, तो वो बने 180 रुपीज. अब ये हुआ कि आपका थोड़े से पैसे आ गए नेक्स्ट महीने में, तो आपने उसको 90 रुपए लौटा दिए. फिर आपके ऊपर 90 रुपीज है, और 90 का 40 मिला के फिर आपको नेक्स्ट महीने 130 रुपीज देना है. एक साल फिर आपके पास उस महीने कोई इनकम नहीं आया, 130 प्लस लगभग 140, 61, 90 रुपीज हुआ. 190 में से फिर आपने उसको 80 रुपए लौटा दिए, फिर आपके ऊपर 110 रहा. तो ये सारी जिंदगी वो इसी कर्ज के दबे में ही दबा रहता है.
तो इसे कहते हैं डेट ट्रैप। मतलब उन्होंने कितने पैसे पे किए, उन्होंने लिए थे 100 रुपीज और उन्होंने 400 रुपए पे करने के बावजूद भी वो पूरे पैसे नहीं दे और उसी के ऊपर 180 रुपए का ब्याज लगेगा। तो ये पूरी जिंदगी वो रीपेड लोन दिस लोन एंडेप्टेड थ्रू इन योर लाइफ, उसे हम डेट ट्रैप कहते हैं। सो इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस ग्रुप के आधार पर आप समझ सकते हो, लिख सकते हो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उस एग्जांपल के थ्रू। अब पढ़ते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है कि एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक आपको किन आधार पर कर्जा देगी, बैंक आपको बोलेगी आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है, प्रॉपर्टी, हाउस, लोन, कुछ भी जो भी है आपके पास, सोना चांदी, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, ये सब है। इन्हीं के आधार पर बैंक आपको क्या करती है, इन बेस पर आपको बैंक क्या करती है, कर देती है। अगर वो आप कर्ज नहीं लौटा पाए तो बैंक इन चीजों को जब्त कर देती है। सो इट इज एन एसेट ओन्ड बाय बोरोवर्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक। सो दिस केप्ट विद द बैंक ऑफ गारंटी अगेंस्ट लोन अंटिल द लोन इज रिपेड। क्या होता है कि ये गारंटी के रूप में आपकी तरफ से उच्च प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है, उस गिरवी रखे हुए सिस्टम को हम कोलेट्रल कहते हैं। इन केस ऑफ फेलियर रीपेइंग लोन, अगर आप लोन को रीपे करने से फेल हो गए तो द बैंक वुड बी राइट टू सेल द कोलेट्रल, रिकवर द बैंक अमाउंट। तो बैंक क्या करती है, आपने जो प्रॉपर्टी रखी है उसको सेल करके भी पैसा अमाउंट क्लियर करती है। उसके टर्म्स एंड क्रेडिट क्या है ये भी देखते हैं। टर्म्स ऑन क्रेडिट, अभी दो चीजों के ऊपर, इंटरेस्ट रेट कितना होता है और कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है, क्या बैंक में रखते, इन दो चीजों के ऊपर आपको क्रेडिट मिलता है, कर्जा मिलता है। मोड ऑफ पेमेंट लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। एक कोऑपरेटिव से लोन को किस तरीके से लिया जाता है, दुनिया में 4 तरह की पेमेंट लोन फैसिलिटी है। एक तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय पीपल देमसेल्फ। कुछ लोग, कुछ लिमिटेड लोग, मतलब 20 या 40 लोग एक साथ आते हैं, अपनी अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सब लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक अपनी सोसाइटी बनाते हैं। उसको सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव कहते हैं। The member of cooperative pool their resource in account and cooperative and extend loan to those need. अब ये क्या करते हैं सब लोग, the member of cooperative pool their resource in account to the cooperative and extend loan to their need. उनके अकॉर्डिंग, उनकी जरूरत के हिसाब से वो लोग एक दूसरे को पैसे देते हैं और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम होता है, क्योंकि वो लोगों ने मिलके उस इंटरेस्ट रेट को डिक्लेयर किया गया था। The several type of cooperatives such as kinship cooperative, weavers cooperative, industrial worker, ये कुछ नाम दिए गए जो खासकर इन लोग अपने लिए बनाते हैं और ये अपने हिसाब से उनको चलाते भी है। तो इसको हम कहते हैं मोड पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इतने पॉइंट लिखे तो भी काफी है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 4 चीजें टर्म्स एंड क्रेडिट में आती है, उसे कोलेट्रल की डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं। कोलेट्रल इज एसेट दैट बोरोवर्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक डिपॉजिट विद बैंक यूज एज गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन लगता है। डॉक्यूमेंटेशन जितने भी जरूरत है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने पड़ते, तब जाके कर्ज मिलता है। उसके बाद टेन्योर, कितने साल के लिए कर्ज ले रहे हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल के लिए ले रहे हो, उसका टेन्योर रहता है, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कितने किस्त में, कितने EMI में आप अमाउंट रीपे कर रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन 4 चीजों के ऊपर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, टेन्योर, मोड ऑफ रीपेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा, DTMR, DTMR। D मतलब डॉक्यूमेंटेशन, T मतलब टेन्योर, M मतलब मोड ऑफ रीपेमेंट, R मतलब रेट ऑफ
interest. So this is the terms of credit. इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में और फॉर्मल सेक्टर लोन में ऑलरेडी आपने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा हो, तो भी मैं इसको समझाता हूँ. दिस कंसिस्ट ऑफ लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स. ये क्या है? ये इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल है. ये क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल है. दिस कंसिस्ट ऑफ द लोन, मनी लैंडर्स, landlords, traders, relative and friends. So these are under the control of RBI. ये सभी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं आती है. दिस आर नॉट अंडर द कंट्रोल. द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्सपोर्टेड. अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्टेड है, ये किसी पार्लियामेंट या मार्केट के थ्रू नहीं, वो अपने खुद ही डिसाइड करते कितना लेना है. और वो व्यक्ति जो नीडेड पर्सन है, जो लेने वाला बोरोअर्स है, वो अपने नीड के हिसाब से उनको चार्जेस लगाता है. इट कंप्रोमाइज 48% ऑफ द क्रेडिट इन द कंट्री. और माना जाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो पूरी इंडिया में क्रेडिट होता है, उन क्रेडिट का हिस्सा 48%, मतलब आधा, लगभग आधा पार्ट क्रेडिट का पूरी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर से ही पैसों का लेन देन होता है. मोस्टली टेकन बाय पुअर रूरल हाउस होल्ड. और खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में लैंडलेस लेबर, वीवर्स, पुअर रूरल हाउस होल्ड, ये सब लोग, इनका पेमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्हीं सोर्सेस के जरूरत से अपने पैसों का हिसाब करते हैं. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोन में डिफरेंस क्या है, जरा इसके बारे में बता देते हैं. फॉर्मल लोन्स एंड इनफॉर्मल लोन्स में फर्क क्या आता है? फॉर्मल लोन्स खासकर दो चीजें कहती है, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स. और इसके फीचर्स क्या है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी रीपेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड. टेन्योर पीरियड इज फिक्स. ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, easy repayment, low rate of interest. इसे हम बैंकिंग सेक्टर भी कह सकते हो. सो फॉर्मल लोन इज रिलेटेड ऑफ बैंकिंग सेक्टर. इनफॉर्मल लोन में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि इसमें कौन से 4 टाइप आते हैं, खासकर मनी लेंडर, फ्रेंड्स, ट्रेडर, रिलेटिव्स. ये कौन से आते हैं? इनफॉर्मल लोन्स में आता है. और इसके फीचर्स क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट इज नॉट इजी एंड नो डॉक्यूमेंटेशन. खासकर इसको डेट ट्रैप की कॉन्सेप्ट भी आप दे सकते हो जो इसमें आता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लोन एंड इनफॉर्मल लोन. और इसी को फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर भी कह सकते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर लोन में खासकर वही चीजें मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि दिस कंसिस्ट ऑफ द लोन बिकॉज मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. आता है. देयर इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई. आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्सप्लोइटेड एंड कंप्रोमाइज. 48% क्रेडिट इन द कंट्री इज मोस्टली टेकन बाय पुअर रूरल हाउस होल्ड. खासकर ये लेते हैं. फॉर्मल सेक्टर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ. द कंसिस्ट ऑफ लोन इज बैंक कोऑपरेटिव्स. The loan are supervised by RBI. ये लोन पूरी तरह से RBI के अंडर में होता है. And the terms credit are fixed. उसका जो टेन्योर पीरियड होता है फिक्स होता है. रीपेमेंट वाला जो सिस्टम है बहुत इजी रहता है, उसको EMI के थ्रू करना पड़ता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट वेरी हाई. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल सेक्टर की तुलना में बहुत कम होता है. अब हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप. Self-help are a small group of people who pull their saving and lend money to those members who urgent need. Usually consist of 50 to 20 members. The rate of interest charges in loan is very low. A regular group with some saving and also eligible to available bank credit. And those groups are also created with the purpose of creating self-employment opportunities. And member of SHG of women has been great success in India to making women their self-reliant. देखो 3 चीजें समझाएंगे. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जो 15 से 20 लोग एक साथ आते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना है, उसको हम BC भी कह सकते हो एक शॉर्ट फॉर्म में आप कह रहे हो. तो ये क्या करते हैं? ये लोग एक साथ आते हैं
अपना ग्रुप बनाते हैं, उसमें अमाउंट सेविंग करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 20 मेंबर है और 20 मेंबर ने हर एक पर्सन ने 100 रुपए जमा करने का ठान लिया हर महीना। तो 100 रुपया 20 लोगों ने जमा किया तो उसके पास एक महीने का जो अमाउंट है वो कितना बनता है, 2000 रुपया। और एक पर्सन को 1000 रुपए की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं कि उस 1000 रुपए उस देते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है क्योंकि वो सदस्य खुद ही तय करते हैं कितना इंटरेस्ट लेना है, तो उनमें इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स होता है और मार्केट रेट से वो बहुत कम होता है। मतलब मान लो कि 10% मार्केट में चल रहा है तो 1 या 2% हिस्सा होता है, इतना कम रेट रहता है। उस रेट के अनुसार वो कर्ज गिना करते हैं और ये सदस्य सब अमाउंट इशू हो जाने की वजह से वो सब कुछ चलता है। तो एसएचजी ग्रुप इसी काम करता है और खासकर एसएचजी ग्रुप में महिलाएं ज्यादा चला दी। ग्रेट सक्सेस इन इंडिया मेकिंग वुमन आर सेल्फ रिलायंट। और इनका मेन उद्देश्य क्या है ये भी पता करना कि आर क्रिएटेड इन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खासकर ऐसे ग्रुप जो बनाए जाते हैं उसका मेन मकसद होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर। जो छोटी छोटी बिजनेस है, जैसे अचार बनाना हो या लोन पापड़ बनाना हो या धागा बुनना हो या विनकर करना हो, ये सब चीजें मशीन चलानी हो, तो ये सारी चीजें छोटे छोटे जो वर्क है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाए जाते हैं। स्किल है, डिजाइन है, ये सारी चीजें जो आती है स्किल इसके हिसाब से आती है। और इसका मेन मकसद क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना, लोगों को जॉब फैसिलिटी, जो इनकम का जरिया, इनकम के सोर्सेस अवेलेबल कराने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। सो ये डेफिनेशन हुआ। 15 से 20 मेंबर एक साथ आते हैं, वो स्मॉल ग्रुप बनाते हैं और उसके जो जोड़ है, उसको जो पूल है, उनको जो ज्वाइन करे सेविंग से होता है, लेन देयर मनी मेंबर और उस लोगों से पैसे लेके जमा करते हैं। और हु इज अर्जेंट नीड ऑफ मनी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेंबर। और जो पर्सन को जरूरत है अर्जेंटली, उस पर्सन को एक विशिष्ट ब्याज दर पर पैसे दे देते हैं। उस व्यवहार को हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। और लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक आपको जानते हो कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये भी एग्जांपल है कि अमूल दूध। अमूल एक इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव बहुत बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है। और विशेष इस कंपनी का कोई मालिक नहीं है, उसके 3 लाख फार्मर उसके मालिक है और हिस्सेदारी बराबर करते हैं। और ये पूरी इंडिया में सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सेल्फ रिलायंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रामीण बैंक में। खासकर ये शुरुआत हुई थी 1917 में और ये 1970 बांग्लादेश में शुरुआत हुई थी। और ये बैंक खासकर बहुत ही सक्सेसफुल रही। ये बैंक इज वेरी सक्सेसफुल रही क्योंकि इसको बनाया था मोहम्मद यूनुस ने। और इन्होंने क्या कर दिया है, बांग्लादेश में जितने भी गरीब पीपल है उन सबको आइडेंटिफाइड कर दिया। और आइडेंटिफाइड करने के बाद उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 1,100 रुपए से लेके 1000 रुपए 10,000 रुपए तक उन्होंने अमाउंट बिना कोलेट्रल से दिया, बिना कोई एसेट रखे हुए दिया। और ये वर्ल्ड की पहली बैंक है जिसका रिकवरी रेट 99.99% है। ये वर्ल्ड में पहला बैंक है जो सबसे ज्यादा रिकवरी करने में सफल रहा है। और दूसरी चीज, ये पहला बैंक ऐसा है जो लोगों को बैंक लोन देने के बाद वहां के लोगों ने लोन का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी इम्प्रूव तो की लेकिन देश की इकोनॉमी में भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस सब काम के लिए वर्ल्ड ने इसको नोबेल प्राइज देके नवाजा। और खासकर मोहम्मद यूनुस को 2006 का जो शांति पीस होता है, नोबेल पीस प्राइज होता है, उस प्राइज को, क्योंकि इन्होंने लोगों के हाथ को काम दिया और लोगों के अंदर जो गुस्सा था गवर्नमेंट के खिलाफ उसको पूरी तरह से बंद कर दिया और एक विधायक रूप लाके उन्होंने सही तरीके से लोगों को काम पर लगा दिया। इसके कारण ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में सबसे सक्सेसफुल रही। इस काम के ऑनर होके वर्ल्ड ने उसे
नोबेल प्राइज देखे 2006 का शांति स्वरूप पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया। उसके काम की तुलना पूरी दुनिया में उनका इसके लिए वाहवाही हुई। सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर, यू लर्न easiest way, understand, and then write or make your own notes of the chapter. Thank you.